Our former president, Bharat Ratna, Dr. APJ Abdul Kalam ji, had said that empowering women is a prerequisite for creating a good nation. When women are empowered, a society with stability is assured. Empowering women is a prerequisite for creating a good nation. When women are empowered, a society with stability is assured. नमस्कार, आशा है आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है सोनल गोयल। मैं 2008 बैच के आईएएस ऑफिसर हूँ। त्रिपुरा काडर है मेरा और फिलहाल दिल्ली स्थित त्रिपुरा भवन की रेजिडेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब ने पूरे मन और जोश के साथ 77वें स्वतंत्रता दिवस मनाया होगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत पौधे लगाए होंगे। हर घर तिरंगा के तहत अपने घर पे, अपने आसपास में तिरंगा झंडा लगाया होगा, लहराया होगा और किसी न किसी माध्यम के जरिए लाल किले की प्राचीर से दिए गए माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को जरूर सुना होगा। प्रधानमंत्री जी के भाषण में दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बोली, जिनका जिक्र आज मैं यहाँ जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि ये बातें हमारी वॉइस ऑफ विमेन की थीम से पूरी तरह मेल खाती हैं। तो पहली बात ये कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा के दौरान एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर के साथ थे, तो सीनियर मिनिस्टर साहब ने उनसे एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि क्या आपके यहाँ बेटियां साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों में पढ़ाई करती हैं या नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें जो जवाब दिया, उसे सुनकर देश की हर लड़की और हर माँ का सिर गौरव से ऊंचा हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे कहा कि आज मेरे देश के लड़कों से ज़्यादा बेटियां स्टेम STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही हैं। अधिकतम भाग स्टेम के अंतर्गत बेटियां ले रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर सुनकर उन सीनियर मिनिस्टर को काफी आश्चर्य हो। तो ये बताता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जिससे जमीन पर पूरी तरह से उतारने के लिए हमने, प्रशासन ने और हमारी टीम और जनता ने जी जान से मेहनत की, ये कितना सफल रहा है और किस तरह से इसने देश की बेटियों की उड़ान के लिए नए पंख दिए हैं। दूसरी एक और अच्छी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से दिए गए अपने भाषण में कही, और वो ये कि आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जुड़ी हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे भी बताया कि जब वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गाँव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेंगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेंगी, आपको दवाई वाली दीदी मिलेंगी। और अपने 15 सालों के करियर में मैंने भी ये अनुभव किया है दोस्तों, कि सभी महिलाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की सुविधाएं पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही हैं। जो हम बात बोले अंत्योदय, उस अंत्योदय के सपने को सिद्ध और साकार करने के लिए महिलाएं हमारे पूरे देश में, हर कोने में, हर राज्य में बहुत अहम भूमिका अपनी निभा रही हैं। और यह सुनकर मन खुशी से भर गया जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब उनका सपना है कि 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी हों। और उन्होंने एक नया विकल्प भी भेजा है। वो विकल्प क्या है? वो विकल्प है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे गांव की महिलाओं का सामर्थ्य मैं देखता हूं, और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयर करने की हम ट्रेनिंग देंगे, और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप भारत सरकार ड्रोन देगी।
ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हों। इसलिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ में 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। दोस्तों जरा सोचिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी की यह योजना जमीन पर उतरेगी तो समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी अधिक बेहतर होगी और कितनी अहम महत्वपूर्ण होगी। और मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि जिस देश और समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी वह देश और समाज किसी भी परिस्थिति में कमजोर कभी नहीं पड़ेगा। खैर, लाल किले की माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इंस्पायरिंग स्पीच है वो हम सब की जहन में बिल्कुल बस गई है और हम सब कोशिश करें कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उसमें हम किस तरीके से अपने देश को विकसित भारत बनाने की ओर किस तरीके से अपना योगदान दें, इसमें ज़रूर हम प्रयास करें। दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने मेरे इस छोटे से प्रयास वॉइस ऑफ वुमेन को समझा और सराहा है, उसने मुझे अपनी इस मुहिम को और आगे बढ़ाने का हौसला दिया। और जैसा कि आप सबको पता है, हर शनिवार को ये शाम को मैं पॉडकास्ट पब्लिश करती हूँ, उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उसमें आपके सुझाव भी आते हैं, कुछ स्टोरीज़ भी मेरे साथ शेयर हुई और इस तरीके से बहुत ही एक सार्थक प्रयास ये बन चुका है। तो आइए आज वॉइस ऑफ वुमेन के इस नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे महिलाओं ने अपने झंडे ना गाड़े हों। महिलाएं हर क्षेत्र में लगातार सफलता अर्जित कर रही हैं। इन साहसी महिलाओं ने सही में दिखा दिया है कि वे अगर ठान लें तो हर क्षेत्र, चाहे विज्ञान, खेल, सिनेमा, कला, कानून, साहित्य इत्यादि, हर क्षेत्र में अपनी पहचान महिलाएं बना सकती हैं। हालांकि हर महिला अपने अपने क्षेत्र में सम्मान की पात्र और हमेशा रहेंगी। अब महिलाएं उन क्षेत्रों में भी उच्च स्तर को प्राप्त कर रही हैं जो पहले सिर्फ पुरुषों के लिए ही तय माने जाते थे, जो मेल डोमिनेंट प्रोफाइल्स और ऐसे काम माने जाते थे। आज की नारी अबला नहीं है, बल्कि वो एक सशक्त और सबला नारी है। आज मैं आप सबका परिचय एक ऐसी ही महिला से कराने जा रही हूँ जिन्होंने अपने नारित्व का फर्ज बखूबी अदा किया। एक नारी ही शायद दूसरी नारी को सबसे बेहतर तरीके से जान और समझ सकती है, और इसका सटीक उदाहरण है बरेली के प्राथमिक विद्यालय बोरैया की टीचर राखी गंगवार, जो पैड वुमेन के नाम से भी जानी जाती है। बरेली के एक छोटे से जगह से प्राथमिक विद्यालय बोरैया की टीचर श्रीमती राखी गंगवार, जिनको पैड वुमेन के नाम से भी लोग एड्रेस करते हैं, जानते हैं। बड़े अफसोस की बात है दोस्तों कि एक तरफ ऋतु कृधाल जी चांद पर रॉकेट भेज रही हैं और दूसरी तरफ देश की आधी आबादी महिला अपनी बेसिक नीड्स, अपनी न्यूनतम जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करने में असमर्थ हैं। अभी देश में काफ़ी जगहें ऐसी हैं और ये हैव्स और हैव नॉट्स के बीच इस गहरे अंतर को ख़त्म करने का जिम्मा राखी गंगवार जी ने निश्चय ही उठाया है। अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो 2016 से राखी जी ने अपना टीचिंग करियर शुरू किया और टीचिंग करते हुए उन्होंने लड़कियों से उनको पता चला कि वो इस मॉडर्न टाइम में, इस आधुनिक समय में भी अपने पीरियड्स के दौरान कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं। ये भली भांति जानते हुए कि गंदे कपड़े के बार बार इस्तेमाल से महिलाओं की सेहत को कितना खतरा है, और राखी को चुप रहना नागवार गुजरा और उनको ये लगा कि किस तरीके से इसको एक अभियान बनाया जाए, किस तरीके से के एक मुद्दे पे बात की जाए। क्योंकि आज भी मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इसको बहुत ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता है। आज भी समाज में इसको एक टैबू के नाम से हम लोग के मानसिकता में है। तो इसी को देखते हुए राखी जी ने सबसे पहले अपने गांव के से एक सर्वे की शुरुआत की। उन्होंने अपने आसपास की महिलाओं से जाना और समझा कि कितनी महिलाएं पीरियड्स को लेके जागरूक हैं, कितनों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में पता है,
इससे उन्हें पता चला कि ज़्यादातर महिलाएं इस विषय पर अवगत तो हैं, लेकिन बात नहीं करना चाह रही हैं। उन्हें लगता है कि यह सब छुपाने वाली बात है, और विशेष रूप से जेंट्स के सामने, अपने परिवार के मेल्स के सामने तो वो बिल्कुल ही नहीं बात करना चाहती। उनके अंदर पीरियड्स को लेकर, माहवारी को लेकर इतनी झिझक है कि वो दुकान के लिए पैड तक नहीं खरीद पा रही हैं, और कुछ झिझक से नहीं ले पा रही हैं, और कुछ अपनी आर्थिक तंगी की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, और जो उनका घर परिवार की जो बाकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करने में वो अपनी फैमिली इनकम को लगा रही हैं। तो राखी ने अपने मिशन नारी शक्ति के तहत सबसे पहले अपने क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है जो कि नेचर के द्वारा हमें दिया गया है। हमारी शारीरिक अवस्था लेडीज़ की, महिलाओं की ऐसी ही है, और जो बहुत ही आम चीज़ है, ये सभी के साथ होता है और होगा ही, और ये हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात है। राखी ने महिलाओं को कपड़े से होने वाले नुकसान के बारे में बताना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे महिलाओं ने उनकी बात को समझना शुरू किया, और यूं ही उनका कारवा बनता चला गया। आज महिलाएं बिना किसी शर्म के पैड बैंक से पैड लेने आ जा सकती हैं। देखिए, पैड बैंक से पैड लेने आ जा सकती हैं। अपनी आम सी नौकरी से ही सही, एक टीचर की नौकरी से ही सही, उन्होंने महिलाओं के लिए पैड बैंक की शुरुआत की, जिससे कोई भी महिला अपने पीरियड्स के लिए मुफ्त में पैड ले सकती है। उसे ना अपनी सेहत की चिंता करनी पड़ेगी और ना ही पैसों की। और हमारे देश में महिलाओं को जितनी ज़रूरत पैड की है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत उन्हें जागरूक होने की है। लेकिन मुझे बहुत दुख है इस बात का कि कई जगह पे आज भी लोग पीरियड्स को एक टैबू मानते हैं, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। इसी के चलते भी इस समय समस्या से निपटने के लिए अपने आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं को मैं भी सैनिटरी पैड बांटती आई हूँ, और आगे भी मेरा यही निरंतर प्रयास रहेगा। अभी हाल ही में दिल्ली में यमुना नदी में बाढ़ आई, जिसकी वजह से कई फैमिलीज़ जो कि स्लम एरियाज़ में रह रही थी, कई परिवार वो डिस्प्लेस हुए, और उनको रिहैबिलिटेट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा टेंट्स के अंदर। तो वहाँ पे भी जाके मैंने जब महिलाओं से, जब मेरी जो डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव थी वो रेशन किट्स की थी, लेकिन जब मैंने वहाँ जाके दोस्तों उनसे इंटरेक्शन की कि उनकी क्या समस्याएं हैं, तो सैनिटेशन और हाइजीन को लेके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो खुल के बोल नहीं पा रही हैं, और ये एक इशू है क्योंकि इस वक्त उनके परिवार की ऐसी हालत थी कि वो अपने हस्बैंड को या अपने और परिवार वालों को पीरियड्स हैं या बेसिकली उनको सैनिटरी नैपकिन चाहिए, वो ये सब बात बोलना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि उनके लिए और भी इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट उनके मन में लगा कि और इश्यूज़ हैं। तो हमने फिर अपनी नेक्स्ट ड्राइव जो करी, उसमें मैंने राशन के साथ साथ महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन्स की भी डोनेशन ड्राइव की, और मैं लगातार ऐसी कई डोनेशन ड्राइव्स कर चुकी हूँ। हालांकि मुझे पता है कि ये वन टाइम है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा प्रयास ही शायद किसी की मदद करे, और जब सिचुएशन जब सामान्य हो जाएंगी, जब वो लोग अपने घर में दोबारा स्थापित हो जाएंगे, जब अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, तो हो सकता है वो लोग कर पाएँ। तो हम लोग भी अपने आसपास में यदि संभव हो तो अपना आसपास में लोगों की नीड्स की ध्यान रखें। महिलाएं अगर हमारे आसपास ऐसी हैं, तो उन ज़रूरतमंद महिलाओं को किसी भी कारण अगर पैड का इस्तेमाल वो नहीं कर पा रही हैं, तो हम उनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि ये महिलाओं की हेल्थ की बात है, उनके स्वास्थ्य की बात है। और अगर महिला का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो डेफिनेटली इसका पूरा असर पूरे परिवार पे आता है, बच्चों पे आता है, बड़ों पे आता है। मैंने दोस्तों नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट पढ़ी हाल ही में, जिससे मुझे ये पता चला कि अभी भी भारत में 50% महिलाएं कपड़ों का ही इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे कई बार इन्फेक्शन की वजह से उनको जान को भी खतरा हो सकता है। आप सोचिए, हमारा देश जो कि विकसित भारत बनने के लिए पूरा प्रयासरत है, उसमें आज भी 50% महिलाएं कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं।
तो क्या ये सही है? हमें इसको एक मुहिम की तरह अपना के क्या हमें नहीं चेंज करना चाहिए? निश्चय ज़रूर करना चाहिए। और राखी जी के इस प्रयास को मेरा दिल से सलाम। और जिन्होंने इस पीरियड बैंक की शुरुआत करी, इस पैड बैंक की शुरुआत करी, अपने गांव से करी, वो अपने इस पैड बैंक को देश के कोने कोने तक पहुंचाना चाहती हैं, जिससे हमारे देश की महिलाएं बेझिझक अपने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगी। तो हम सब राखी जी जैसी जो महिलाएं हैं उनको सराहें, उनको हेल्प करें और अपने लेवल पे जो कर सकते हैं प्रयास वो ज़रूर करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को वॉइस ऑफ वुमेन का ये एपिसोड नंबर 4 पसंद आया होगा। राखी जी के जज्बे और हिम्मत से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और मुझे विश्वास है कि उनका ये प्रयास कई अन्य महिलाओं को प्रेरित करेगा और वो भी अपने आसपास ऐसी बदलाव की शुरुआत करेंगी। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मेरा निरंतर यही प्रयास रहेगा कि मैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप सबके बीच लाती रहूं। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड में कुछ इंस्पायरिंग पंक्तियाँ मैं यहाँ आप सबके लिए बोलना चाहूँगी, जो कि हमें जीवन में चैलेंजेस को भी फेस करने के लिए हमें इंस्पायर करता है। वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस राह में बिखरे शूल ना हो, जिस राह में बिखरे शूल ना हो। नाविक का धैर्य परीक्षा क्या, नाविक का धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। आप अपने जीवन में समस्याओं और सिचुएशन, परीक्षाओं का सामना करते हुए आगे बढ़िए और विशेष रूप से हमारे आसपास जो महिला हैं, नारी शक्ति है, उनको ज़रूर सशक्त बनाने में अपना योगदान दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और देश के विकास में अपना सक्रिय योगदान देते रहें। इसी निवेदन के साथ आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।